कॉन्ग्रेचुलेशंस। आई एम रियली सॉरी, थोड़ा लेट हो चुका हूँ मैं। आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए लाया हूँ PHDLA 136 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। सो स्टूडेंट्स, आप लोग जल्दी से इन क्वेश्चन का रिवीजन कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। एग्जाम से पहले ये वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लीजिए कि जो भी क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन तो आना ही है। एक बार आप रिवीजन कर लेंगे तो आपके दिमाग में याद रहेगा, आपको याद रहेगा इसका ये होगा उसका वो होगा। ठीक है, जल्दी से आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिए, देन आपको लास्ट में PDF मिल जाएगा। ओके, सो आपका टाइटल है स्टूडेंट्स हिंदी भाषा लेखन कौशल। दिस इज योर टाइटल। ये आपके लिए है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन आंसर। ठीक है, मोस्ट क्वेश्चन आंसर। ये अगर आप दिसंबर में एग्जाम दे रहे हैं 25 या फिर जून में देने वाले हैं 26, तो आप दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग अपना अपना जो जिस भी जगह से वीडियो देख रहे हैं, अपना बताइए आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, आप अपना जगह का नाम बताइए ताकि मुझे ये पता चले कि मेरा वीडियो कहाँ तक पहुँच रहा है। ठीक है, ये अक्सर मैं अभी कर रहा हूँ, इसका रिसर्च कर रहा हूँ मैं, वीडियो कहाँ तक जा रहा है। सो आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए कहाँ से आप लोग देख रहे हैं, एंड लाइक भी करते हैं, लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका यही है स्टूडेंट्स, शब्दों के महत्व को बताते हुए भाषा के सामाजिक स्तर भेद को स्पष्ट कीजिए। तो इसके हिंदी के तरीके से आपको लिखना है, जो भी आपको लिखना है यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर दिया है शब्द भाषा की क्या होती है, मूल इकाई होती है। शब्द ही क्या होता है भाषा का सबसे मूल इकाई होती है। मनुष्य अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को शब्दों के माध्यम से ही क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। सही शब्द किसी बात को स्पष्ट, प्रभावी और सटीक क्या करते हैं, बनाते हैं। जबकि गलत शब्द अर्थ को बदल भी सकते हैं, गलत शब्द क्या करते हैं, अर्थ को बदल सकते हैं। इसलिए शब्द बोलचाल का माध्यम नहीं बल्कि समाज में संचार, समझ और संबंधों के निर्माण का प्रमुख साधन है। शब्द व्यक्ति के ज्ञान, संस्कार, शिक्षा और सामाजिक स्थिति का भी संकेत देते हैं। अब देखिए भाषा में सामाजिक स्तर भेद यानी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का अर्थ है समाज के विभिन्न वर्गों, जातियों, पेशों और आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर भाषा या शब्दों का बदलना। समाज एक समान नहीं होता, समाज जो है कि वो एक समान नहीं होता। उसमें शिक्षित, अशिक्षित, ग्रामीण, शहरी, गरीब, अमीर तथा विभिन्न पेशे से जुड़े लोग शामिल होते हैं। प्रत्येक वर्ग की अपनी बोलचाल, शब्दावली और भाषा शैली होती है। उदाहरण के लिए ग्रामीण क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा शहर की भाषा से क्या होती है, अलग होती है। शिक्षित वर्ग और शिक्षित वर्ग अधिक मानक शब्दों का क्या करता है, प्रयोग करता है। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो सही वर्ड्स का यूज करते हैं, अधिक मानक शब्द मतलब स्टैंडर्ड वर्ड यूज करते हैं। जबकि आम जन सामान्य बोलचाल के शब्दों का ही उपयोग करते हैं, घर वाले। कुछ पेशों में सविशेष शब्दावली मिलती है, जैसे कि वैद्य, किसान, व्यापारी, सैनिक आदि का भाषा अलग अलग होती है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, देखिए आपके सामने, वाक्य तथा वार्तालाप की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। वाक्य क्या होता है, वाक्य वाक्य भाषा की वह पूर्ण इकाई है जिसके माध्यम से संपूर्ण अर्थ क्या होता है, व्यक्त होता है। वाक्य के बिना भाषा अधूरी है। वाक्य के बिना भाषा, वाक्य ये देखो वर्ड से यानी शब्दों से वाक्य बनता है, और वाक्य से एक भाषा है ना, एक लैंग्वेज, सही लैंग्वेज बनता है, लैंग्वेज का निर्माण होता है। ठीक है, और एक भाषा से ही वाक्य से ही एक कहानी का निर्माण होता है। ठीक है, तो वाक्य के बिना भाषा क्या है, अधूरी है। एक सही वाक्य में व्याकरण, सुस्पष्ट अर्थ और सही क्रम का होना आवश्यक होता है। वाक्य की जो मुख्य विशेषताएं क्या है, देखिए वाक्य क्या होना चाहिए, वाक्य में पूरा वाक्य में विचार पूरा होना चाहिए। जो भी आप बोलना चाह रहे हैं तो उसमें एक वाक्य में पूरा विचार होना चाहिए। स्पष्टता, पढ़ने या सुनने पर अर्थ तुरंत समझ में आए। जो वाक्य पढ़े उसका मतलब भी आपको समझ में आना चाहिए। अगर मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा तो वो वाक्य नहीं कहलाएगा। व्याकरणिक शुद्धता होना चाहिए वाक्यों में, शब्दों का सही प्रयोग और उचित क्रम होना चाहिए। संक्षिप्तता यानी अनावश्यक शब्द ना हो, भाषा सरल हो। सार्थकता, वाक्य का उद्देश्य स्पष्ट और क्या हो, उपयुक्त हो।
एंड वार्तालाप की बात करते हैं स्टूडेंट्स। वार्तालाप यानी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के जब बीच में होने वाला जो संवाद होता है, जब दो व्यक्ति एक दूसरे से बात करते हैं तो इसे वार्तालाप कहते हैं। यह सामाजिक संबंध, विचार विनिमय और समझ को मजबूत बनाता है। वार्तालाप की प्रमुख विशेषता क्या है ये देखिए। पहला तो आपका है स्वाभाविकता, बातचीत सरल होता है, इसमें सहज और प्राकृतिक हो, है ना, स्वाभाविकता हो, यानी कि बातचीत सरल, सहज और प्राकृतिक हो। दूसरा है आपका परस्परता, दोनों पक्षों के विचारों का आदान प्रदान हो। शिष्टता, भाषा सम्मानजनक और मर्यादित हो। स्पष्टता, भाव और संदेश ठीक तरह से व्यक्त हो। उचित गति, बातचीत ना बहुत तेज हो और ना ही धीमी हो। प्रासंगिकता, विषय से ना भटके और उपयोगी हो। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आख्यान परक लेखन का विस्तृत परिचय दीजिए। आख्यान परक लेखन वह शैली है जिसमें किसी घटना, अनुभव, प्रसंग या कहानी को क्रमबद्ध ढंग से बताया जाता है। इसमें लेखक पाठक को ऐसे अनुभव कराता है जैसे वह स्वयं इस घटना का हिस्सा हो। आख्यान का मुख्य उद्देश्य किसी घटना को रोचक, स्पष्ट और भावनात्मक रूप से प्रस्तुत करना है। आख्यान परक लेखन में कथानक यानी कि स्टोरी लाइन, कथानक मतलब क्या होता है, स्टोरी लाइन सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसमें घटनाएं समय के क्रम में आगे बढ़ती है, आरंभ, मध्य और अंत। लेखक पात्रों, स्थान, समय और परिस्थिति का वर्णन करके पाठक को पूरा वातावरण से जोड़ देता है। वर्णनात्मक शैली के साथ संवाद, भावनाएं और परिस्थितियां भी जोड़ दी जाती है, जिससे लेखन और अधिक क्या होता है, प्रभावशाली बनता है, प्रभावी बनता है। इस प्रकार लेखन में भाषा सरल, स्पष्ट और जीवंत होती है। इसमें उदाहरण, घटनाएं, पात्रों के व्यवहार और अनुभवों का विवरण देकर पाठक को पूरी कहानी समझाई जाती है। आख्यान में कल्पना और वास्तविकता दोनों का मिश्रण पाया जाता है। आख्यान परक लेखन का प्रयोग कहानी, संस्मरण, डायरी, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, व्यक्तिगत अनुभव, बच्चों की कथाओं और ऐतिहासिक विवरणों में अधिक किया जाता है। यह शैली पाठक को बांध कर रखती है और उसे अंत तक पढ़ने के लिए प्रेरित करती है। एंड इस प्रकार आख्यान परक लेखन वह कला है जिसमें घटनाओं को रोचक, क्रमबद्ध और प्रभाव ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, शब्दों के विभिन्न स्रोतों का वर्णन कीजिए। किसी भी भाषा के शब्द एक ही जगह से नहीं आते हैं, बल्कि बहुत से स्रोतों से मिलकर भाषा की शब्द संपदा बनाते हैं, है ना, शब्द संपदा बनाते हैं। हिंदी भाषा में हिंदी भाषा में शब्दों के मुख्य स्रोत निम्नलिखित है, जैसे कि तत्सम शब्द। तो तत्सम शब्द क्या होता है ये देखिए, ये शब्द सीधे संस्कृत से बिना परिवर्तन के लिए, है ना, ये जो क्या होता है, संस्कृत का ना शुद्ध शब्द होता है, बिना परिवर्तन के लिए जाते हैं, जैसे कि अग्नि, विद्यार्थी, राष्ट्र, मित्र आदि ये संस्कृत के ही वर्ड हैं। यह हिंदी के सबसे पुराने और शुद्ध शब्द माने जाते हैं। अब तद्भव क्या होता है, तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। संस्कृत के शब्द जो समय के साथ बदलते हुए सरल रूप में हिंदी प्रयोग होने लगे, उन्हें तद्भव कहते हैं। जैसे देखो, मान के चलो, मैंने आपको क्या बताया, तत्सम के जो बिगड़े रूप होते हैं वो क्या होते हैं, तद्भव। जैसे कि अग्नि, अग्नि को बाद में बोला गया, है ना, अग्नि अग्नि से क्या बोला गया, अग्नि को आग बोला गया। ठीक है, अग्नि को क्या बोला गया स्टूडेंट्स, आग बोला गया। मात्र को माँ बोला गया। ठीक है, कर्ण को कान बोला गया, यानी कान को, है ना, पहले समय में यानी संस्कृत में कर्ण बोलते हैं और इसे हिंदी में अभी जो हम लोग यूज करते हैं, कान का यूज करते हैं। तो तद्भव क्या होता है, तत्सम के विग्रह रूप होता है, आदि हो। देशज, वे शब्द वे देशज क्या होता है स्टूडेंट्स, जो देश में बोला, वे शब्द जो स्थानीय बोली यानी क्षेत्रीय भाषा से आते हैं, देशज कहलाते हैं। जो स्थानीय भाषा होता है, क्षेत्रीय भाषा होता है, क्या होता है, देशज, देसी भाषा, है ना। झोला, लाठी, दादी, चाची, झप्पी, मामा, मामी, काकी, ये सब देशज भाषा है। ठीक है, विदेशी कौन सा भाषा है, इसे देखिए। विदेशी भाषा के संपर्क से कई शब्द हिंदी का हिस्से बनते हैं। विदेशी भाषा क्या है, दो देश से बाहर, देखो जो देसी, देखो देसी नहीं, कहीं और से ये भाषा आता है। ठीक है, फारसी, उर्दू, जैसे किताब, दरवाजा, बाजार, रंग। ठीक है, तो ये हमारा ये देसी भाषा नहीं है, विदेशज हो गया। ठीक है, तो ये विदेशों से आया है और ये हमारा भाषा बना। अंग्रेजी, ये स्कूल, बस, ट्रेन, मोबाइल, डॉक्टर, ये विदेशी भाषा। अरबी, हिसाब, दुनिया, मजदूर, ये अरबी भाषा है। और इसे नए
गढ़े हुए शब्द हैं, नव शब्द जो आए हैं जैसे समाज, विज्ञान, तकनीकों के विकास के साथ नए शब्द बनाए जाते हैं जैसे कि दूरभाष, कंप्यूटर, अंतरिक्ष यान, इंटरनेट आदि। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है 5 है अनुवाद की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। अनुवाद क्या होता है, अनुवाद के बारे में बताना है, इसकी क्या प्रक्रिया होती है वो बताना है। ठीक है, अनुवाद का अर्थ होता है एक भाषा के विचार, वाक्यों या संदेश को दूसरी भाषा में उसी अर्थ और भाव के साथ प्रस्तुत करना। अनुवाद का इंग्लिश नाम होता है स्टूडेंट ट्रांसलेट। ठीक है, अनुवाद मतलब ट्रांसलेट, जैसे कि हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं, हिंदी को बंगाली में कर रहे हैं, किसी को भी किसी दूसरे भाषा में ट्रांसलेट कर रहे हैं, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उस प्रक्रिया को अनुवाद कहेंगे। अनुवाद केवल शब्दों को बदलना नहीं बल्कि अर्थ, भाव, शैली, संदर्भ है ना, और उद्देश्य को सही रूप में पहुंचाना ये होता है। ठीक है, पहुंचाना ये महत्वपूर्ण होता है। अनुवाद की प्रक्रिया को निम्न चरणों में समझा सकता है। पहले मूल पाठ की समझ होनी चाहिए। सबसे पहले अनुवादक को स्रोत भाषा के पाठ को ध्यान से पढ़कर उसकी विषय वस्तु, उद्देश्य, भाव, शैली और प्रसंग को समझना होता है। बिना सही समझ अनुवाद सफल नहीं हो सकता है। ठीक है, मान को हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर, हिंदी भी आपको आना चाहिए, इंग्लिश भी आपको आना चाहिए, तभी आपको ट्रांसलेट करने के बाद आपको अनुवाद समझ में आए, ऐसे नहीं तो कुछ भी फायदा नहीं। उसके बाद है दूसरा पॉइंट इसमें, शब्दार्थ और भावार्थ की पहचान होना चाहिए। जो आपको ट्रांसलेट जिसमें कर रहे हो, जिसमें अनुवाद कर रहे हो, तो वो भी मतलब आपको पता होना चाहिए, है ना, वो समझ में आना चाहिए। अनुवादक को यह तय करना होता है कि कौन से शब्द सीधे अनुवाद किए जा सकते हैं और कहाँ भावानुसार बदलाव की आवश्यकता होती है। कई बार शब्द नहीं भाव अनुवादित किया जाता है। लक्ष्य भाषा में उपयुक्त शब्द का चयन, अनुवादक लक्ष्य भाषा जैसे हिंदी में ऐसे शब्द चुनता है जो अर्थ स्पष्ट और स्वाभाविक बनाए, भाषा सरल और सहज पाठक के अनुकूल होनी चाहिए। मतलब कि कोई भी अगर ट्रांसलेट तभी करता है जब उसको जरूरत हो सरल भाषा की। ठीक है, जब उसे लगता है कि थोड़ा डिफिकल्ट है तो वही क्या करता है, उस भाषा को अनुवाद कर लेता है। वाक्य का संरचना का रूपांतरण, कभी कभी स्रोत भाषा की वाक्य रचना लक्ष्य भाषा से अलग होती है, इसलिए वाक्यों को नई भाषा की संरचना अनुसार बदला जाता है। पुनरीक्षण और संपादन, अंत में अनुवादित पाठ को दोबारा पढ़कर त्रुटियों और स्पष्टता अनावश्यक शब्दों को ठीक किया जाता है ताकि अनुवाद सटीक और प्रभावी बने। कंप्लीट होता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है लेखन, प्रभावी लेखन के लक्ष्य का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो आपको क्वेश्चन घुमा फिरा भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना प्रभावी लेखन। प्रभावी लेखन क्या ये समझिए। प्रभावी लेखन ऐसा लेखन जो पाठक पर स्पष्ट, सशक्त और सकारात्मक प्रभाव छोड़े। मतलब कि ये प्रभावी लेखन ऐसा लेखन होता है जो लिखने के बाद ऐसा लगे कि भाई दिल को छू जाए। ठीक है, तो कोई पढ़ने वाला हो तो उससे मजा आ जाए, पढ़ के दिल छू जाए। ठीक है, लेखन तभी प्रभावी माना जाता है जब वो अपने उद्देश्य को पूरी तरह से पूरा कर सके। प्रभावी लेखन के मुख्य लक्ष्य है क्या है कि स्पष्टता यानी क्लियरिटी होना चाहिए। लेखन का सबसे बड़ा लक्ष्य है कि विचार सीधे और स्पष्ट रूप में पाठक तक पहुंचे। स्पष्ट यानी उलझे वाक्य प्रभाव को कमजोर कर देते हैं। सरलता और सहजता, भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसे पाठक बिना कठिनाई समझ सके। सरल शब्द, छोटे वाक्य और सहज प्रवाह लेखन को क्या करते हैं, प्रभावी बनाते हैं। सटीकता, तथ्य, आंकड़े और जानकारी बिल्कुल सही होने चाहिए। गलत या अपुष्ट जानकारी लेखन की विश्वसनीयता खत्म कर देती है। रोचकता, पाठक का ध्यान बनाए रखना प्रभावी लेखन का प्रमुख लक्ष्य है। उदाहरण, प्रसंग, संवाद और भावपूर्ण शैली लेखन को आकर्षक बनाती है। उद्देश्य की पूर्ति, हर लेखन का एक उद्देश्य होता है कि हर लेखन का क्या होता है, एक उद्देश्य होता है सूचित करना, समझाना, प्रेरित करना, मनाना और मनोरंजन करना। प्रभावी लेखन हमेशा अपने उद्देश्य को क्या करता है, पूरा करता है। भाव और शैली का संतुलन, लेखन में भावनाएं और तार्किकता दोनों का सही संतुलन होना चाहिए। लेख का स्वर यानी टोन विषय और पाठक के अनुकूल होना चाहिए। मतलब वो ऐसा लिखे, ऐसा स्वर का प्रयोग किया जो सुनने वाले है ना, पढ़ने वाले और पढ़ने वाले के पढ़ने वाले को समझ आ जाए। ठीक है, पाठक हित की दृष्टि, प्रभावी लेखन पाठक की आवश्यकता, उसकी समझ और रुचि को प्राथमिकता देता है। यह पाठक को मूल्य प्रदान करता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, तार्किक लेखन की प्रक्रिया को साधारण और समझाइए। क्या होता है तार्किक लेखन, देखिए तार्किक लेखन वह लेखन है जिसमें किसी विषय को तर्क सहित यानी प्रमाण और स्पष्ट विचारों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है। इसमें लेखक भावनाओं के बजाय तथ्यों और तर्कों पर भरोसा करता है। तार्किक लेखन की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में समझी जा सकती है। पहला तो विषय की स्पष्ट समझ होना चाहिए। वो जिस भी लेख लिखे तो वो लेख स्पष्ट और विषय की समझ होना चाहिए।
ठीक है। सबसे पहले लेखक विषय को पूरी तरह से समझता है, मतलब जो लिखने वाला उससे पहले वो समझता है। यदि विषय धूम्रपान हानिकारक तो जैसे मान के लो धूम्रपान क्या है, यदि विषय विषय है धूम्रपानक, सॉरी, ध्यान सुनिए। सबसे पहले विषय को पूरी तरह से समझता है। यदि अगर वह उसका विषय है क्या धूम्रपान हानिकारक है, तो लेखक को इसके वैज्ञानिक कारण, स्वास्थ्य संबंधित तथ्य और समाज पर प्रभावी जानना जरूरी है। जैसे बोला जा रहा है कि धूम्रपान हानिकारक है, तो इसके बारे में सत्यता, उसको ना सत्य जानना पड़ेगा कि सच में ये धूम्रपान हानिकारक है या नहीं। इसके बारे में जब पूरी तरह से जानकारी जुटा लेता है, तभी वो दूसरे के लिए इकट्ठा करता है, ठीक है, जानकारी को। दूसरा है जानकारी और प्रमाण जुटाना। तार्किक लेखन में तथ्य, आंकड़े, उदाहरण और विशेषज्ञों की राय महत्वपूर्ण होती है। जैसे धूम्रपान से कैंसर के 70% मामले का संबंध, यानी एक तथ्य तर्क को मजबूत बनाता है, ठीक है। तर्कों का क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण। लेखक अपने तर्कों को क्रम से रखता है। पहला तर्क क्या होता है, धूम्रपान से स्वास्थ्य क्या होता है, खराब खराब होता है, इससे परिवार और समाज पर आर्थिक बोझ बढ़ता है। तीसरा, नहीं, सच्चाई बता रहा है ना। तीसरा तर्क क्या है, ये दूसरों को भी परोक्ष रूप में नुकसान करता है, मतलब जो यानी कि धूम्रपान नहीं भी कर रहेगा, अगर वो उसके पास रहेगा तो उसको भी ये जो मान लो कि धूम्रपान का शिकार वो भी हो सकता है, ठीक है, उसे भी कैंसर होने का खतरा हो सकता है। क्या है, प्रति तर्क, ठीक है, काउंटर आर्गुमेंट का उपयोग, ताकि तार्किक लेखन होगा, तार्किक लेखन, ठीक, ये तार्किक हो गया, तार्किक होगा, तार्किक लेखन, ठीक है, आप देख लीजिएगा। तो तार्किक लेखन अधिक प्रभावी बने, लेखक दूसरे के पक्ष के तर्क को उल्लेख करता है, इससे खंडित करता है। उदाहरण, कुछ लोग कहते हैं कि धूम्रपान तनाव कम करता है, परंतु वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि यह शरीर को और कमजोर बनाता है ना। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, हम तो काम करके आते हैं, थक जाते हैं, इसीलिए हम थोड़ा सा पी लेते हैं, है ना, ऐसे वैसे कर लेते हैं। तो ये वो लोग ना सोचता है कि भाई ये करते हैं, लेकिन साइंस क्या कहता है, नहीं, ये और भी उसे नुकसान पहुंचाता है। हम जो वो उसको चैन नहीं देता है, वो उसको और मतलब उसके शरीर को, उसके माइंड को क्या करता है, और भी कमजोर बनाता है, ठीक है, और भी नर्वस करता है। तर्कपूर्ण निष्कर्ष। अंत में लेखक क्या करते हैं, अपने सारे तर्कों को जोड़कर स्पष्ट निष्कर्ष देता है, मतलब जो भी लिखा है उसके बारे में एक निष्कर्ष बनाता है, ठीक है। धूम्रपान क्या है, स्वास्थ्य, समाज और अर्थव्यवस्था तीनों के लिए क्या है, हानिकारक, इसलिए इसे त्यागना आवश्यक है। ये इन्होंने निष्कर्ष दिया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपका, सरकारी पत्र की विशेषताएं चित्रित करें। सरकारी जो पत्र लिखे जाते हैं उसकी क्या विशेषता है, ये बताना है। सरकारी पत्र क्या होता है, वो होता है जो किसी सरकारी विभाग, संस्था या अधिकारी द्वारा नियमों और औपचारिक शैली में लिखा जाता है, यानी सरकार कोई भी सरकारी चीजों के लिए लिखा जाता है। ये संस्था अधिकारी द्वारा नियमों और औपचारिक शैली में लिखा जाता है। इसका उद्देश्य सूचना देना, आदेश देना, अनुमति देना, स्पष्टीकरण मांगना या प्रशासनिक कामकाज के को सुचारू रूप से इसे चलाना होता है। सरकारी पत्र की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। पहले तो भाई इसमें आता है औपचारिक पत्र। ये क्या था, औपचारिक भाषा। सरकारी पत्र की भाषा अत्यंत औपचारिक, मर्यादित और शिष्ट होती है, ठीक है, उसमें शब्द को सही से लिखना होता है। इसमें बोलचाल के शब्दों या भावनात्मक भाषा का उपयोग नहीं होता, मतलब कि हम लोग घर वाली जो भाषा बोलते हैं ऐसा भाषा का उपयोग नहीं होता, उसमें हिंदी भाषा का उपयोग होता है या तो फिर इंग्लिश। स्पष्टता और सटीकता, ठीक है, हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो भाई हिंदी भाषा का यूज करेंगे ही, इंग्लिश तो भाई आपका इंटरनेशनल लैंग्वेज है। पत्र का वाक्य स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण होता है। स्पष्ट या निश्चित भाषा से परहेज किया जाता है। निर्धारित प्रारूप, सरकारी पत्र पर एक निर्धारित प्रारूप लिखा जाता है। पहले तो भाई क्रमांक, दिनांक, है ना, सब्जेक्ट, संबोधन, मुख्य पत्र वस्तु, इस तरफ लिखा जाता है। हस्ताक्षर, पदनाम, तटस्थता। देखिए आप ना इसे आप देखेंगे, हस्ताक्षर, पदनाम, तो आप एक पत्र देख लीजिएगा, मेरे भी चैनल में सरकारी पत्र लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। तो ये कैसे लिखे जाते हैं वो देख लीजिएगा, वही होता है सरकारी पत्र, ठीक है। उसके बाद आपका आता है तटस्थता, भावनाओं या व्यक्तिगत विचारों से मुक्त होकर निष्पक्ष और तटस्थ भाषा में लेखन किया जाता है। संक्षिप्तता, सरकारी पत्र अनावश्यक विवरण से बचता है और केवल मुख्य बिंदु पर क्या करता है, ध्यान केंद्रित करता है। जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं बात को वहां पर लिखा जाता है उस पत्र में। विधिकता, पत्र में ऐसा कुछ नहीं लिखा जाता है जिससे कानूनी भ्रम या फिर गलत अर्थ निकल सके। प्रत्येक बात नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार लिखी जाती है सरकारी पत्र। ये कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट्स, वर्णनात्मक लेखन की विशेषता बताइए, ठीक है।
समझिए, वर्णनात्मक लेखन वह लेखन है जिसमें किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, घटना या परिस्थिति का विस्तार से चित्रण किया जाता है। इसका उद्देश्य पाठक के मन में स्पष्ट और जीवंत छवि बनाना होता है। वर्णनात्मक लेखन की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला विशेषता क्या है? दृश्यात्मक होता है वो। लेखक ऐसी भाषा का प्रयोग करता है जिससे पाठक पढ़ते समय दृश्य को अपनी आंखों के सामने महसूस कर सकता है। जैसे रंग, आकार, आवाज, गंध आदि का चित्रण। मतलब कि वो ऐसे बनाता है ना, जो लोग देखे ना, देख के पता चल जाता है कि वो महसूस हो जाता है कि भाई ये रियली हो रहा है ये घटना, ठीक है? अगला है विस्तार पूर्वक विवरण। वर्णनात्मक लेखन में विषय का सूक्ष्म और विस्तृत वर्णन किया जाता है ताकि पाठक पूरी स्थिति को समझ सके। सरल और प्रभावी भाषा। भाषा का प्रयोग सरल, भावपूर्ण और प्रभावशाली होता है। शब्द चयन ऐसा होता है जो चित्र को और अधिक जीवंत बनाते हैं। क्रमबद्धता। वर्णन किसी क्रम में किया जाता है, ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं और बाहर से अंदर, समयानुसार। इससे इससे लेखन में प्रभाव बना रहता है। भावपूर्ण भावनात्मक स्पर्श। कई बार लेखक अपने अनुभव, भावना या मनोभाव भी जोड़ता है, जिससे वर्णन में गर्माहट और प्रभाव बढ़ जाता है। स्पष्ट उद्देश्य। लेखन एक निश्चित उद्देश्य होता है, पाठक को किसी दृश्य, स्थान, व्यक्ति या घटना से परिचित कराना। ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन अब लास्ट है स्टूडेंट, संपादकीय लेखन से क्या अभिप्राय है, स्पष्ट कीजिए। संपादकीय लेखन से अभिप्राय: अखबार या पत्रिका के संपादक द्वारा किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर दिए गए विश्लेषणात्मक, विचारपूर्ण और मार्गदर्शी लेखन, ठीक है, ये संपादकीय लेखन होता है। यह लेखन तथ्य और तर्क अनुभव के आधार पर समाज को दिशा देने का कार्य करता है। संपादकीय लेखन किसी विषय के विभिन्न पहलुओं को निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करता है और पाठकों को सोचने के लिए प्रेरित करता है। संपादकीय का उद्देश्य किसी समाचार का गहरा विश्लेषण करना, उसके कारण, प्रभाव समझना और समाधान की और मार्गदर्शन करना होता है। इसमें भाषा संतुलित, संयत संयत संयमित और औपचारिक होती है। भावनात्मक या पक्षपातपूर्ण भाषा से बचा जाता है, क्योंकि इस संपादकीय का स्वर जो होता है वो विश्वसनीय और तटस्थता होना चाहिए। तो इस तरह से स्टूडेंट्स मैंने आपको यहाँ पे करवा दिया, थोड़ा सा बचा है। इन संपादकीय 3 भागों में होता है। प्रस्तावना यानी कि विषय का परिचय, मुख्य भाग तर्क, तथ्य और उदाहरण और विश्लेषण होता है इसमें। तीसरा निष्कर्ष, है ना, सुझाव, समाधान और मार्गदर्शन। तो संपादकीय लेखन समाज में जनमत निर्माण, जागरूकता फैलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर संवाद शुरू करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो गया। मैंने आपको कंप्लीट जो भी मोस्ट मैंने क्वेश्चन करवाना था, क्वेश्चन आंसर करवाया। और इनमें से कुछ क्वेश्चंस और भी हैं जो आपको इसका वीडियो में मिल जाएगा। आप लिखेंगे मोस्ट, यानी अपना कोड का नाम देंगे, जो भी कोड है BHDA 136 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, प्रेम सर लिख देना। तो आपको ये सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। और भी कुछ क्वेश्चन है, उसे आप लोग देख लीजिएगा और एग्जाम दीजिए। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एग्जाम देने से पहले। और ये बताओ, ये PDF आप जाकर कहाँ लीजिएगा? टेलीग्राम में जाकर डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, टेलीग्राम में डाउनलोड कर लीजिए। और देखिए, सभी PDF में मेरा पासवर्ड लगा हुआ है। पासवर्ड मिलता है इंस्टा में मेरा, ठीक है। आप इंस्टा में जाइए, इंस्टा में प्रेम से मैसेज कीजिए, प्रेम से मांगिए। मैं इसलिए PDF में पासवर्ड लगाया हूँ ताकि मैं जानना चाहता हूँ मेरे साथ कौन स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, कौन स्टूडेंट एक्टिव है, कौन नॉन एक्टिव है। और मुझे इससे बहुत खुशी मिलती है कि भाई स्टूडेंट्स, नए नए स्टूडेंट्स से मैं जुड़ता हूँ, मिलता हूँ, उनसे बातें करता हूँ, ठीक है। सो इस तरह से आप इंस्टा में मुझसे पासवर्ड प्रेम से मांगिए, पासवर्ड मिल जाएगा। जाके टेलीग्राम में PDF डाउनलोड कर लीजिए और एग्जाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा आपका। एग्जाम दीजिए। और देखिए, ये बात ध्यान दीजिएगा, डोंट स्ट्रेस, डू योर बेस्ट, फॉरगेट द टेस्ट, ठीक है, फॉरगेट द रेस्ट, ठीक है, सॉरी टेस्ट बोलता मैंने। और आप एग्जाम दीजिए। जस्ट बोलिए, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।